एसपी रहमान को इस बात का भी बखूबी इल्म था कि अगर वो ऑपरेशन नाकाम हो गया तो इसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी, लेकिन मुखबरी करने वाली औरत के लबो लहजे से इसे इंतकाम और सदाकत के मिले जुले तासरात का अंदाज़ा हुआ था। औरत ने अपना नाम जाहिर नहीं किया था, लेकिन न जाने क्यों एसपी रहमान को रह रह कर इस बात का ख्याल आ रहा था कि वो इस आवाज़ को पहले भी कहीं सुन चुका है। कहाँ इसे याद नहीं आ रहा था, लेकिन वो इस वक्त भी इसी आवाज़ के बारे में अपनी यादाश्त के ज़ख़ीरे को कुरेद रहा था। सर, इंस्पेक्टर ज़ैदी ने, जो लैंड रोवर में इसके साथ ही मौजूद था, बड़ी संजीदगी से कहा, मैं आपको इस अजीम कामयाबी पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। कामयाबी का ज़हरा मुझसे ज़्यादा इस नामालूम औरत के सर है जिसने फ़ोन पर मुखबरी की थी, लेकिन आपने इसकी इत्तला को परखने में यकीनन बहुत दूर अंदेशी और जहानत से काम लिया था। मैं इस वक्त कुछ और भी सोच रहा हूँ, संजीदगी से कहा गया। वो क्या? इंस्पेक्टर ज़ैदी ने वजाहत की। अगर यह ऑपरेशन नाकाम हो गया होता तो आला अफसरान की निगाहों में मेरी क्या पोजीशन होती? एसपी रहमान ने होंठ काटते हुए कहा। और ठीक इसी वक्त रहमत अली एक कैफ़े के फैमिली रूम में बैठा मोनिका से कह रहा था, क्या तुम्हें कभी उम्मीद है कि इस ऑपरेशन में जाहिद खान की शख्सियत भी काम आ जाएगी? हाँ, मोनिका के होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैल कर गहरी होती चली गई। जिस शख्स ने मुझे जाहिद खान के बारे में ये इत्तला दी थी वो इसके बहुत एतमाद का आदमी है। इस बात का इल्म सिर्फ इसी को था कि इस बार जाहिद खान बजाते खुद सी किंग पर मौजूद रहने की हमाकत करेगा। क्या इसे इस बात की उम्मीद भी थी कि तुम इसकी इत्तला कानून के मुहाफ़िज़ों तक पहुँचा दोगी? नहीं, मोनिका ज़हर खन से बोली। वो मुझ पर लट्टू था और इसकी देरीना ख्वाहिश थी कि मैं भी इसके साथ जाहिद खान के ग्रोह में शामिल हो जाऊं। क्या इस ऑपरेशन के बाद वो अपनी ज़ुबान बंद रखेगा? रहमत अली ने कहा। हो सकता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मोनिका ने लापरवाही से कहा, इसलिए कि वो इस ऑपरेशन से पहले ही मुल्क अदम को रवाना किया जा चुका है। क्या मतलब? रहमत अली चौंका। मुझे उसको मौत के घाट उतारते हुए दुख ज़रूर हुआ था, इसलिए कि वो मुझसे टूट कर मोहब्बत करता था, लेकिन इतनी भी नहीं जितनी कि मैं तुमसे करती हूँ। इसने रहमत अली की आंखों में झांकते हुए एक सर्द आह भर कर कहा, इसके बावजूद कि तुम एक शादीशुदा मर्द हो और कभी मेरे नहीं हो सकते, अब हमारे रास्ते का एक ही पत्थर बाकी रह गया है। रहमत अली ने दीदा दानिस्ता मोनिका की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा। पुरस्कार तंजीम का सरबराह, मैडम को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो? मोनिका ने चुपते हुए लहजे में सवाल किया। इसलिए कि तुम इसकी सेक्रेटरी हो। मुझे टालने की कोशिश कर रहे हो? मोनिका ने तीखे अंदाज में कहा। नहीं, रहमत अली ने इस बार संजीदगी से कहा, मैडम ने बुरे वक्तों में मेरी सरपरस्ती की है, शायद इसलिए मैंने इसका नाम अपनी लिस्ट से खारिज कर दिया है। क्या मैं उम्मीद रखूं कि तुम मोनिका का नाम अपनी लिस्ट से कभी खारिज नहीं करोगे? मोनिका का लहजा जज्बाती हो गया। तुम मेरी मुहसिना हो, मैं तुम्हें कभी फरामोश नहीं कर सकता। मेरे लायक और कोई खिदमत पुर इसरार तंजीम के सरबराह का कुछ कर्ज मेरे ऊपर वाजिबुल अदा है। रहमत अली ने बल खाते हुए सर्द लहजे में जवाब दिया। अकबर का अगवा मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा सानिहा है। घबराओ नहीं, इसका भी एक हल है मेरे पास। वो क्या? रहमत अली ने तेज़ी से पूछा। अभी नहीं, कुछ दिनों और इंतज़ार करो, मोनिका बोली, लेकिन इस बार कामयाबी का सहरा एसपी रहमान के सर नहीं बल्कि तुम्हारे सर होगा। एसपी रहमान ने फ़ोन पर तुम्हारी आवाज़ तो नहीं पहचानी होगी? रहमत अली ने पहलू बदल कर सवाल किया। पहचान भी ली हो तो मेरी सेहत पर क्या असर पड़ता है? दो आवाज़ें एक जैसी भी तो हो सकती हैं, मोनिका ने लापरवाही से कहा। फिर जूस का गिलास मेज़ से उठाकर होंठों पर लगा लिया, लेकिन इसकी नज़रें बदस्तूर रहमत अली के चेहरे पर मरकूज़ थीं और इन नज़रों में अपनायत और खुलूस का मिला जुला रंग झलक रहा था। तंजीम नामी लॉन्च के नाखुज़ अफजल दाद ने इस मुबारक को सर से पाँव तक बहुत गौर से देखा, जो बज़ाहिर कोई गैर मुल्की ही नज़र आ रहा था। वो तन्हा नहीं था, इसके साथ एक एंग्लो इंडियन लड़की भी थी। दोनों ही नशे में थे, लेकिन मर्द ने गालबन कुछ ज़्यादा ही चढ़ा रखी थी। वो पिस्ता कद और मजबूत कवा का मालिक था। जिस अंदाज में इन दोनों ने लॉन्च पर कदम रखा था, इससे यही अंदाज़ा हो रहा था जैसे वो इनकी अपनी मलकियत हो। फरमाइए, फजल दाद ने इन्हें घूरते हुए कहा, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तुम लॉन्च का नाखुदा हो? मर्द ने टूटी फूटी उर्दू का सहारा लिया। जी हाँ, गुड, मर्द ने खुशी का इजहार करते हुए फिर कदरे राजदारी से कहा, हम दोनों ग्रीनलैंड जाना मांगता, वहाँ हमारा हिट पहले से बुक है।
फजलदाद ने फ़ौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। इसकी तेज़ नज़रें इन दोनों का बगौर जायज़ा ले रही थीं। ग्रीनलैंड साहिल से 8 मील दूर एक तफरीही मुकाम था जहाँ बड़े लोगों की कुछ हिट्स भी मौजूद थीं। जिंदा दिल अफराद वहाँ रंगरलियाँ मनाने जाया करते। शायद इसलिए वहाँ जाने के लिए सिर्फ औरत और मर्द के जोड़ों को ही इजाज़त थी। तन्हा अफराद को ग्रीनलैंड पर कदम रखने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन फजलदाद को ग्रीनलैंड से ज़्यादा इन दोनों की फ़िक्र थी जो इसके सामने मौजूद थे। फजलदाद के चौकन ना होने की एक वजह यह भी थी कि इससे पहले कम अज़ कम इसकी लॉन्च पर किसी अजनबी को कदम रखने की ज़रूरत नहीं हुई थी। तुम हमको ऐसे क्यों घूरता? मर्द ने कहा। हम तुमको हैंडसम पेमेंट करेगा। तुम्हारा लॉन्च हमको ब्यूटीफुल लगा, वरना इधर और भी बहुत सारा लॉन्च है। सॉरी साहब, फजलदाद ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। ये भाड़े की लॉन्च नहीं है, हमको मालूम है। इस बार औरत ने कदरे तेज़ लहजे में कहा। इस लॉन्च का मालिक डॉक्टर नादर होता और हम लोग डॉक्टर का वेरी ओल्ड फ्रेंड है। क्या आपके पास डॉक्टर साहब का कोई लेटर मौजूद है? फजलदाद ने मुख्तात अंदाज में दरियाफ्त किया। लेटर? व्हाट लेटर? मर्द ने हैरत का इजहार किया। क्या तुमको हमारा बात का यकीन नहीं है? ऊपर से यही ऑर्डर है जनाब कि बगैर लेटर के किसी को लॉन्च के इस्तेमाल की इजाज़त न दी जाए। वो तीनों लॉन्च के अरसे पर ही खड़े बातें कर रहे थे, लेकिन फिर औरत टहलती हुई एक कैबिन में चली गई। फजलदाद को अचानक इसका एहसास हुआ तो वो पलट कर तेज़ी से कैबिन के अंदर गया। बराए मेहरबानी आप लोग लॉन्च से तशरीफ़ ले जाएँ, फजलदाद ने औरत से कहा। इसका लहजा सर्द और खुरदरा था। व्हाट? तुम हमारा इंसल्ट करता? औरत ने गुस्से से कहा। इस लॉन्च पर डॉक्टर साहब की पर्ची के बगैर किसी को कदम रखने की इजाज़त नहीं है, इसलिए। लेकिन फिर फजलदाद अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर सका। इसे अपनी पुश्त पर किसी ठोस और सर्द शय का दबाव महसूस हुआ। इसने पलट कर हालात का जायज़ा लेने की कोशिश की, लेकिन पुश्त पर से खड़े हुए मर्द ने करख्त आवाज़ में कहा, खबरदार, किसी हमाकत की कोशिश न करना, वरना मुफ्त में मारे जाओगे। मुझे पहले ही इस बात का शुबा हुआ था कि तुम लोग वो नहीं हो जो नज़र आ रहे थे। हम तुम्हारे शुबे की तरदीद नहीं करेंगे, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है। क्या चाहते हो? फजलदाद ने खुश्क लहजे में सवाल किया। सी किंग के बारे में मुखबरी करके तुम्हारे डॉक्टर ने अपनी मौत ही को दावत दी है, मर्द ने हकारत से जवाब दिया। क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि तंजीम का अगला फेरा कब होगा? मैं नहीं समझ सका कि तुम लोग किस किस्म की बातें कर रहे हो। अनजान बनने की कोशिश मत करो। हमें मालूम है कि डॉक्टर इस लॉन्च को ख़ास कामों के सिलसिले में इस्तेमाल करता है, सर्द और शफाक लहजे में कहा गया। अगर ज़िंदगी अजीज़ है तो सीधी तरह सब कुछ उगल दो, वरना तुम्हारी मौत पर हमें कोई अफसोस नहीं होगा। डॉक्टर की कमीनगी के सबब हमारा बड़ा खान ज़रूर मारा गया है, लेकिन अभी इसके अजीज़ और रिश्तेदार इंतकाम लेने के लिए ज़िंदा हैं। मैं कुछ नहीं जानता, फजलदाद ने हकलाते हुए कहा। रोज़ी, तुम पूरे लॉन्च की तलाशी लो, मैं इतनी देर में इसकी ज़ुबान खुलवाने की कोशिश करता हूँ, मर्द ने बदस्तूर खूनखार अंदाज में कहा। फिर रोज़ी के दूसरी कैबिन में जाने के बाद इसने एक बार फिर फजलदाद को मुखातिब किया। क्या तुम शराफत से अपनी ज़ुबान नहीं खोलोगे? मैं सिर्फ लॉन्च का नाखज़ा हूँ, मुझे इसके अलावा और कुछ मालूम नहीं है। क्या डॉक्टर नादर ख़ुद भी कभी इस लॉन्च पर सफ़र करता है? बहुत कम। इन लोगों के नाम क्या हैं जो डॉक्टर के हुक्म पर इस लॉन्च को इस्तेमाल करते हैं? मैं किसी के नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, फजलदाद ने जवाब दिया, लेकिन इनके पास डॉक्टर साहब का जारी करदा लेटर ज़रूर होता है, और इस खत को जिस कागज़ पर लिखा जाता है इस पर एक भंवरे की उभरी हुई तस्वीर भी होती है। क्यों नहीं? फजलदाद ने चौंकते हुए कहा। मैंने भंवरे की तस्वीर नहीं देखी। आधे घंटे बाद एंग्लो इंडियन लड़की दोबारा कैबिन में नमूदार हुई। कुछ मिला? हाँ, कुछ कागजात ऐसे मिले हैं जो हमारे काम आ सकते हैं। फजलदाद, इस बार मर्द ने तंजीम के नाखुदा को नाम लेकर मुखातिब किया। हम तुम्हें ज़िंदा छोड़कर वापस जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम डॉक्टर को बता सको कि अब इसके दिन पूरे होने वाले हैं। हम चाहें तो इसे किसी वक्त भी मौत से हमकनार कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी मौत के साथ साथ इसको माली नुकसान भी पहुँचाना चाहते हैं। जुमले के इख्तिताम के साथ ही अजनबी के रिवॉल्वर का दस्ता पूरी शिद्दत से फजलदाद के सर पर पड़ा और फजलदाद का जहन घुप अंधेरों में डूबता चला गया। 10 मिनट बाद ही मर्द और औरत एक गाड़ी में बैठे शहर की सिमत वापस जा रहे थे। क्या तंजीम के नाखुदा ने तुम्हें कोई काम की बात बताई है? नहीं, मर्द ने लापरवाही से जवाब दिया। अलबत्ता मैंने वो पैगाम इस तक पहुंचा दिया है जिसके एवज़ हमें 10,000 की रकम पेशगी वसूल हो चुकी है। अगर वो लॉन्च इतनी अहम है तो फिर इसकी निगरानी भी ज़रूर की जाती होगी। औरत ने अपने खदशे का इजहार किया। हो सकता है कि हमारे अलावा हमारी गाड़ी भी इनकी नज़र में आ गई हो। फजूल बातों से गुरेज किया करो, मर्द ने सपाट आवाज़ में कहा। हमने मेकअप का सहारा इसलिए लिया था कि पहचाने जाने का कोई ख़तरा बाकी
न रहे। रहा गाड़ी का मसला, तो इस मॉडल की हज़ारों गाड़ियाँ शहर में मौजूद हैं, लेकिन गाड़ी का नंबर, मैंने रवानगी से पहले ही असली नंबर प्लेट तब्दील कर दी थी। मर्द ने संजीदगी से कहा, तुम्हें किस पार्टी ने इस काम पर मामूर किया था? औरत ने पूछा। काम की नौयत किसी औरत की खूबसूरत आवाज़ ने फ़ोन पर बताई थी। रकम मुझे लेटर बॉक्स में रखी मिल गई थी, लेकिन भूल जाओ इस वाक़े को, जो काम हमें सौंपा गया था वो हम निपटा चुके हैं। वेट इज़ ऑल, मर्द ने लापरवाही से कहा। फिर सीटी पर एक अंग्रेज़ी फ़िल्म के बोल अलापने लगा। उस्ताद रिजवी इस वक्त खासी अच्छे मूड में था जब इसने गैराज से अपनी कार निकाली, लेकिन खुली सड़क पर आते इसे यकलख संजीदा हो जाना पड़ा। गर्दन पर किसी ठोस शय के दबाव के साथ ही एक अजनबी आवाज़ इसके कानों से टकराई थी। घबराओ नहीं, गाड़ी चलाते रहो, इसमें तुम्हारी बेहतरी है। कौन हो तुम? उस्ताद रिजवी ने संजीदगी से कहा। तुम चाहो तो मुझे अपनी मौत भी समझ सकते हो, सर्द लहजे में जवाब मिला, लेकिन मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। एक बात तुम भी ज़हन नशीन कर लो, मौत और ज़िंदगी खुदा के हाथ में है, इसलिए उस्ताद रिजवी मौत से नहीं डरता। मेरी इत्तला के मुताबिक तुम आजकल सिर्फ पुरस्कार तंजीम के सरबराह के लिए काम कर रहे हो। क्यों? ये मेरा ज़ाती फ़ेल है और मैं अपने ज़ाती मामलात में किसी दूसरे की दखल अंदाज़ी पसंद नहीं करता। उस्ताद रिजवी ने दबंग आवाज़ में जवाब दिया। मुझे तुम्हारा जवाब सुनकर खुशी हुई, लेकिन तुम्हें एक काम मेरे लिए भी करना होगा। पुश्त से बदस्तूर संजीदगी से कहा गया। काम की नौयत बहुत मामूली है। तुम्हें हमारा एक पैगाम तंजीम के सरबराह तक पहुंचाना है। क्या पैगाम है? उस्ताद रिजवी ने खुश्क आवाज़ में दरियाफ्त किया। जाहिद खान मर चुका है, लेकिन इसके लवाहिकीन अभी ज़िंदा हैं और वो बड़े खान की मौत का इंतकाम लिए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। हमें यही इत्तला मिली है कि सी किंग के बारे में तुम्हारे पुरस्कार सरबराह ने मुखबरी की थी। पुश्ते से सर्द और शफाक लहजे में कहा गया। क्या तुम जानते हो कि तंजीम का सरबराह कौन है? वो कोई भी हो, हम इसे ढूंढ निकालेंगे और फिर इसका अंजाम बड़े खान से भी ज़्यादा भयानक होगा। अगर तुम अपनी लाइन के आदमी हो तो फिर तुम्हें यह भी मालूम होगा कि तंजीम का सरबराह अभी तक किसी के सामने खुलकर नहीं आया। उस्ताद रिजवी ने कहा। हम और तुम दोनों ही इसके बारे में सिर्फ कयास आराई कर रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या ये गलत है कि वो फ़ोन पर तुमसे रब्ता रखता है? मैं इस बात की तरदीद नहीं करूँगा। तुम इसे हमारा पैगाम पहुँचा देना, इसके बाद तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा। क्या तुम जाहिद खान के कोई करीबी अजीज़दार हो? उस्ताद रिजवी ने पूछा। इसके साथ ही इसने एक बार फिर आईने में पुश्त का जायज़ा लेने की कोशिश की, लेकिन पिछली सीट पर जो शख्स भी मौजूद था वो इस एंगल से बैठा था कि इसकी सूरत आईने की जद से बाहर थी। तुम्हें इन बातों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, सख्ती से जवाब दिया गया। सिर्फ अपने काम से काम रखो। तो मुझे इस पैगाम रसानी का क्या मुआवजा दोगे? उस्ताद रिजवी ने इस बार कारोबारी अंदाज में कहा। मेरा ख्याल है कि तुम्हें इस बात का बखूबी इल्म होगा कि मैं बगैर मुआवजे के काम नहीं करता। तुम्हारे मुआवजे की सूरत में इस वक्त मैं तुम्हारी खोपड़ी भी उड़ा सकता हूँ, लेकिन हमें मजबूरन तुम्हें पैगाम रसानी का काम सरअंजाम देने के लिए ज़िंदा रखने का हुक्म दिया गया है। ये जानकर खुशी हुई कि तुम्हारी हैसियत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं है। उस्ताद रिजवी ने लापरवाही का मुजाहिरा किया। गाड़ी सड़क के किनारे करके रोक दो, लेकिन पीछे पलट कर देखने की हमाकत न करना, वरना फिर मैं तुम्हें ज़िंदा रहने की ज़मानत नहीं दे सकता। उस्ताद रिजवी के पास सिवाय तामील हुक्म के कोई दूसरा चारा नहीं था। चुनांचे इसने गाड़ी को किनारे करके पार्क कर दिया, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो इसकी तवक्का के ही खिलाफ था। पुश्ते से इसके सर पर किसी वज़नी और ठोस शय से ज़रब लगाई गई, जिसके नतीजे में इसकी निगाहों के सामने लातादाद सूरज तुलू होकर तेज़ी से गुरूब होते चले गए थे। हस्बे वादा रहमत अली ने ठीक 10:30 बजे रात को एक पब्लिक फ़ोन बोर्ड से मोनिका को कॉल किया। दूसरी जानिब से फ़ोन खुद मोनिका ने रिसीव किया। फिर एहतियाती कोड के हवाले के बाद इसने बड़ी मूड में रहमत अली को इन तमाम हालात की तफसील बताई, जो इसके इशारे पर तंजीम नामी लॉन्च के नाखुदा फजल दाद और उस्ताद रिजवी को पेश आ चुके थे। तुम्हारा क्या ख्याल है? रहमत अली ने संजीदगी से कहा। क्या इस तरह वो लोग ज़्यादा चौकन्ना नहीं हो जाएंगे? तुम शायद इस बात को फरामोश कर रहे हो कि हमारा मुकाबला एक नादीदा दुश्मन से है, और मेरे तजुर्बे के मुताबिक ऐसे मुजरिमों को मंजर आम पर लाने के लिए इनके ठिकानों और ख़ास कारिंदों पर ताबड़तोड़ हमले बड़े मौसर साबित होते हैं। मोनिका ने कहा। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हमारे शुबे के मुताबिक डॉक्टर नादर ही हमारा मतलूबा शख्स हो सकता है। कोई सबूत? रहमत अली ने तेज़ी से दरियाफ्त किया। मैंने एक फ़र्जी CID इंस्पेक्टर के ज़रिए गजाला से भी कुछ अहम मालूमात हासिल कर ली हैं। वो क्या?
उसको अगवा करने के बाद इसी फार्म हाउस में रखा गया था जिसका किला खमा हो चुका है। मोनिका ने कहा, गजाला के बयान के मुताबिक इसे अगवा करने वाले अफराद में से एक ने इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी, लेकिन उसी वक्त कमरे में पोशीदा तौर पर लगे हुए स्पीकर जाग उठे थे। फिर किसी की बुर्राई हुई आवाज़ उभरी और इसके इशारे पर एक कारिंदे ने इस शख्स को गोली मार दी जो ज्यादती करना चाहता था और इसकी लाश को बेदर्दी से घसीट कर ले जाया गया। लेकिन इस वाक़े से मेरी बात समझने की कोशिश करो, मोनिका ने रहमत अली का जुमला काटते हुए कहा। जिस तरह शुमाइला के ख़िलाफ़ मवाद जमा करके इसे ब्लैकमेल किया गया, इसी तरह गजाला को भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आईसी रहमत अली ने चौंकते हुए कहा, गोया इसका मतलब ये था कि डॉक्टर कानून की निगाहों में ख़ुद को मजलूम जाहिर कर सके और इसकी पसे पर्दा अपना कारोबार जारी रख सके। मैं भी इसी नतीजे पर पहुंची हूं, मगर इस बात को साबित किस तरह किया जा सकता है? फार्म हाउस जिस शख्स के नाम पर है, अगर इसका पता मिल जाए तो डॉक्टर की बसात पलटी जा सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि माज एक फ़र्ज़ी नाम है जिसे फ़र्ज़ी नाम ही से रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अहम इत्तला और भी है। रिसीवर पर मोनिका की आवाज़ उभरी। गजाला के अगवा के सिलसिले में तावान की रकम डॉक्टर नादल ने अपने अकाउंट से निकलवाई थी, लेकिन इसके ठीक 15 दिन बाद इतनी रकम इसने अपने इनाम से एक दूसरे बैंक में जमा कराई थी जिसका रिकॉर्ड बैंक से तलब किया जा सकता है। क्या तुम्हें यकीन है कि डॉक्टर इतनी बड़ी गलती कर सकता है? रहमत अली ने संजीदगी से कहा, वो फरिश्ता नहीं, इंसान है, और इंसान अक्सर ऐसी गलतियां बेध्यानी में कर जाता है जो इसके जुर्म का सबूत बन जाती है। तुम्हारी इत्तला बहुत ही कारामद है, लेकिन मैं कुछ और चाहता हूँ। वो क्या? डॉक्टर को अभी इसी तरह रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जाए जिस तरह जाहिद खान का अंजाम हुआ था। इसके लिए तुम्हें एसपी रहमान को अपने हक में हमवार करके रिस्क लेना पड़ेगा। मैं समझा नहीं। डॉक्टर असर रसूख वाला शख्स है, फिर गजाला की अगवा के बाद इसने कानून की हमदर्दियाँ भी हासिल कर ली हैं। ऐसी सूरत में क्या इस इम्कान पर गौर नहीं किया जा सकता कि फार्म हाउस में नज़र आ जाने के बाद वो नाजायज़ तिजारत का कुछ कीमती माल अपने घर पर भी रखता हो? मेरा ख्याल है कि बगैर किसी ठोस सबूत के एसपी रहमान डॉक्टर के घर पर रेड करने से गुरेज करेगा, और ख़ास तौर पर ऐसी सूरत में जबकि वो डॉक्टर का पुराना वाकफ़कार भी है। इसके अलावा मुझे डॉक्टर को ट्रैप कराने की खातिर खुलकर सामने आना पड़ेगा, और नाकाम हो जाने की सूरत वो तुम्हें किसी कीमत पर ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। क्यों? इसकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी अपने दुश्मन को माफ़ न करता। तुम सिर्फ एक बार इशारा करके देखो, मोनिका ने इस बार जज्बाती लहजे में कहा। तुम्हारी खातिर मैं सामने आने को तैयार हूँ। जाहिद खान वाली मुखबरी की कामयाबी के बाद एसपी रहमान को मेरे बयान में कुछ न कुछ वज़न तो ज़रूर महसूस होगा। नहीं, रहमत अली ने तेज़ी से जवाब दिया, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डालना चाहता। मेरी ज़िंदगी भी तुम्हारी है और मैं भी तुम्हारी हूँ। मोनिका ने सर्द आह भर कर कहा, तुम्हारे नाम पर आने वाली मौत भी मेरे लिए हसीन साबित होगी। इस वक्त बहुत ज़्यादा मूड में मालूम होती हो, रहमत अली ने बेतकल्फ़ी से कहा। चिराग की लो बुझने से पहले कपकपाती ज़रूर है। मोनिका ने लंबी सांस लेते हुए कहा, ज़िंदगी का क्या भरोसा, कौन जाने कब मौत आ जाए। अच्छा, ज़्यादा जज्बाती बनने की कोशिश न करो। ये बताओ इस वक्त क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। क्या मैं तुम्हारी तरफ आ सकता हूँ? मेरा मतलब है कि हम इत्मीनान से बैठ कर ही कोई आखिरी फ़ैसला कर सकते हैं। ज़रूर आ जाओ। न जाने क्यों इस वक्त तुमसे मिलने को दिल बहुत बेचैन हो रहा है, मोनिका बोली। कुछ अजीब सी कैफियत तारी हो रही है। ये तुमने शायरी कब से शुरू कर दी? जब से तुम मेरे ऊपर मेहरबान हुए हो। मोनिका के लहजे में प्यार की कसक शामिल थी। ठीक है, मैं सीधा तुम्हारी तरफ ही आता हूँ। मैं बड़ी शिद्दत से तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। कहो तो अभी से तुम्हारी राहों में पलके बिछा दूँ। और फिर रिसीवर पर गोली चलने की आवाज़ के साथ ही मोनिका की करबनाक चीख उभरी थी। मोनिका, मोनिका, रहमत अली ने दीवानगी से पूछा, तुम खैरियत से तो हो? दूसरी जानिब से कोई जवाब नहीं मिला, अलबत्ता मोनिका के कराहने की मदम मदम आवाज़ ज़रूर सुनाई दे रही थी।